अक्सर मेरे कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा ये पूछा जाता है कि क्या पॉक्सो एक्ट के मामले में भी एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है, वो भी जब पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 या 5/6 जैसे हीनियस क्राइम से रिलेटेड ऑफेंस का आरोप हो। साथियों, मैंने 25 तारीख की रात को थोड़ी देर के लिए फेसबुक में लाइव आकर के बताया था कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य महाराज हैं, उनको पॉक्सो एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। मैंने ये भी कहा था उस वीडियो में और मैंने पोस्ट भी डाली थी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में इस फैसले पर वीडियो लेकर के आऊं तो कमेंट्स जरूर करें। मेरे कई दोस्तों ने, कई साथियों ने कमेंट्स किया है कि हाँ, मैं इस पे डिटेल वीडियो लेकर के आऊं। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी एंटीसिपेटरी बेल के फैसले को लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखेंगे कि वो कौन कौन से बहस के महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको हाईलाइट किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल पर आर्गुमेंट करते समय। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने किन किन पॉइंट्स का एनालिसिस किया जिनके बेसिस पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, मैं आपको केस की ब्रीफ थोड़ा सा कर दूं। एक एफआईआर दर्ज होती है प्रयागराज के थाना झूसी में, क्राइम नंबर 58/2026, और यह आरोप लगाया जाता है कि दो शिष्य जो कि शंकराचार्य जी महाराज के आश्रम में रहते थे, उनके साथ शंकराचार्य जी महाराज और उनके एक शिष्य ने यौन उत्पीड़न किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया माघ मेले के दौरान। यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी मामले में चल रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया जाता है। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नंबर 2198/2026। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। 25 मार्च 26 को इसमें फैसला आया। करीब 22 पेज का जजमेंट जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई और फैसला दिया गया। दोस्तों, जो महत्वपूर्ण पॉइंट बहस के दौरान हाईलाइट किए गए, उनमें से सबसे पहली बात थी कि जो पीड़ित हैं, ये पीड़ित कभी भी आश्रम के विद्यार्थी नहीं रहे। ये हरदोई में एक विद्यालय के विद्यार्थी हैं। वहां उनका सर्टिफिकेट है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जो अपने आप में साबित करता है कि यहाँ के कभी विद्यार्थी नहीं रहे। जब विद्यार्थी नहीं रहे तो आश्रम में आने का सवाल ही नहीं उठता। पूरी घटना को एक अल्टेरियर मोटिव के तहत दर्ज होने का रीजन बताया जाता है और झूठा करार दिया जाता है। दूसरी बात ये कही जाती है कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट, डेट ऑफ इंसिडेंट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। कहीं पर 2025 माघ मेले की घटना, कहीं 26, एक विक्टिम ने तो 2024 की घटना भी बताई। तो इस फर्क को, कंट्राडिक्शन को हाईलाइट किया जाता है। एक आध पॉइंट्स और कहे जाते हैं कि पीड़ित नाबालिग थे, उनके साथ ऐसी कोई घटना हुई होती तो सबसे पहले अपने नेचुरल गार्जियन को बताते, माता पिता को, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति को। इस तरीके की तमाम बहस को करते हुए 2-3 जजमेंट्स का हवाला दिया जाता है। हर्षद मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अंकित भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मनजीत सिंह स्टेट ऑफ यूपी, मोहम्मद रसाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इन फैसलों का हवाला दिया जाता है और एंटीसिपेटरी बेल की मांग की जाती है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट ने जो 5 बिंदुओं पर अपना एनालिसिस किया, जिनके बेसिस पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की, वो 5 बिंदु कौन थे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने अग्रिम जमानत देते हुए शंकराचार्य जी महाराज को मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर अपना एनालिसिस किया। पहली बात तो यही कि पीड़ितों ने अपने प्राकृतिक अभिभावक को नहीं बताया जैसा कि बहस की गई थी, बल्कि किसी अजनबी को बताया जो कि मानवीय व्यवहार के अनुरूप नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट है। दूसरी बात कही, मीडिया में पीड़ितों का साक्षात्कार किया गया। अदालत ने नोट किया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़ितों का विभिन्न हिंदी समाचार चैनलों पर साक्षात्कार लिया गया, जो कि पॉक्सो एक्ट की प्रक्रिया के विपरीत है। अदालत ने नाराजगी भी जताई इस पे। तीसरी बात, चिकित्सीय रिपोर्ट, डॉक्टरों द्वारा तैयार चिकित्सीय रिपोर्ट में पीड़ितों के शरीर में कोई बाहरी चोट नहीं है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि किसी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया गया। अक्सर
सेक्सुअल असॉल्ट या रेप की मेडिकल रिपोर्ट में यही कहा जाता है कि देयर इज नो डेफिनेट ओपिनियन कैन बी गिवन रिगार्डिंग द सेक्सुअल असॉल्ट और रेप। तो इसमें भी यही कहा गया। चौथी बात, आरोपियों की चिकित्सीय जांच ना होना। अदालत ने यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में आवश्यक आरोपियों की चिकित्सीय जांच नहीं की गई, जबकि आरोपियों की चिकित्सीय जांच होनी चाहिए। पांचवी बात कही जाती है स्थान और समय में विसंगतियां। प्राथमिकी में घटना का स्थान प्रयागराज महाकुंभ 2025 से माघ मेला 2026 के बीच का बताया गया। माघ मेला 2025 से 2026 के बीच। जबकि एक पीड़ित ने अपने बयान में 2024 में मध्य प्रदेश और बद्रीनाथ में घटना का होना बताया। साथ ही एक पीड़ित की आयु अगस्त 2006 के आधार पर प्राथमिकी में बताई गई अवधि के दौरान अवयस्क था। वन ऑफ द विक्टिम जो था अगस्त 2006 के दौरान जो कहा गया उस समय तो वो बालिग था। तो इन बातों को कोर्ट ने एनालिसिस किया और इन तमाम बातों को देखते हुए कोर्ट ने पाया कि इनको अग्रिम जमानत दे देनी चाहिए। कोर्ट ने 2-4 शर्तें भी लगाई। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि 50,000 रुपए का एक पर्सनल बॉन्ड और 2 जमानतें देनी होगी। अंडरटेकिंग देनी होगी कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जांच में पूरा सहयोग करेंगे, अदालत की अनुमति के बिना भारत छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। मीडिया गैंग ऑर्डर, सभी पक्ष आवेदक, पीड़ित, प्राथमिक सूचना देने वाला इस मामले में मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी कोई भी पक्षकार मीडिया पे किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करेगा। अदालत ने अपने फैसले में यह बात लिख दी। हालांकि दोस्तों स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए थे, कंप्लेनेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से, उन्होंने भी कई केस लॉ दिए थे और आर्गुमेंट में अपनी बात कही थी कि उनका बयान है, उनके ऊपर ये आरोप है। लेकिन फाइनली कोर्ट ने अग्रिम जमानत पाक्सो 3/4, 5/6 में दे दी। दोस्तों ये जो एफआईआर लिखी गई थी, एफआईआर 351-3 बीएनएस और 3/4 ब्रैकेट में 2, 5, 1 और 6, 16, 17 पाक्सो के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। यह थी दोस्तों पाक्सो के मामले में एंटीसिपेटरी बेल मिलने के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें जी गाइडेड सोशल अवेयरनेस।